Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Gandhinagar, and today we are discuss on highway geometric design, which is Unit 2 of Transportation Engineering subject. And cover topic of today's discussion is highway geometric design 1. So these are the outline of our today discussion. Which is importance of geometric design, design control and criteria, pavement surface characteristics। इन तीन चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ जियोमेट्रिक डिजाइन। तो स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ जियोमेट्रिक डिजाइन के साथ। तो क्या है जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे एंड उसके इम्पोर्टेंस क्या है वो आज हम देखेंगे। So basically, the geometric design of a highway deals with the dimension and layout of visible features of the highway. In this, the geometric design of highway deals with the dimension and layout of visible features of the highway, such as alignment, side distance, and intersection. Also, the main objective of the highway design is to provide optimum efficiency in the traffic operation with the maximum safety and reasonable cost. So, जियोमेट्रिक डिजाइन का मेन पर्पज क्या है कि हाईवे डिजाइन जो हम कर रहे हैं वो उसके साथ साथ टू प्रोवाइड अ ऑप्टिमम एफिशिएंसी इन दिस ट्रैफिक ऑपरेशन विद मैक्सिमम सेफ्टी एंड रीजनेबल कॉस्ट। अलग चीज है कि जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द हाईवे जो डायरेक्टली डायमेंशन एंड लेआउट ऑफ विजिबल फीचर के साथ बिलोंग करता है। ठीक है, तो दूसरी बात करें तो जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे डील विद द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स के साथ जो हाईवे जियोमेट्रिक डील करता है? तो उनमें से फर्स्ट है क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, दूसरा है साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन, तीसरा है हाईवे अलाइनमेंट डिटेल्स, चौथा है वर्टिकल अलाइनमेंट डिटेल एंड पांचवा है इंटरसेक्शन एलिमेंट। इन पांच चीजों के साथ हाईवे जियोमेट्रिक डिजाइन जो हाईवे इंजीनियरिंग में जो हम जियोमेट्रिक डिजाइन में जो एलिमेंट बना रहे हैं वो पांच एलिमेंट के आधार पर कंस्ट्रक्शन और डिजाइन होते हैं। तो वो क्या क्या है? क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट एंड इंटरसेक्शन एलिमेंट। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ जियोमेट्रिक डिजाइन। अब बात करें डिजाइन कंट्रोल एंड क्राइटेरिया की। तो क्या है डिजाइन कंट्रोल एंड क्राइटेरिया? फर्स्ट, डिजाइन स्पीड, टोपोग्राफी, ट्रैफिक फैक्टर, डिजाइन अवरली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी एंड एनवायरमेंटल एंड अदर फैक्टर। those are the design control and criteria। जो भी हम हाईवे जियोमेट्रिक डिजाइन बनाए या तो हाईवे जियोमेट्रिक डिजाइन का काम करें तो उसके पहले हमको ये चार या पांच फैक्टर को पहले से ही स्टडी करना पड़ेगा। उनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है? इसमें से डिजाइन स्पीड, टोपोग्राफी, ट्रैफिक फैक्टर, फिर डिजाइन अवरली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, एनवायरमेंटल एंड अदर फैक्टर। तो ये सब फैक्टर और क्राइटेरिया की स्टडी जियोमेट्रिक डिजाइन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो उनमें से पहला है डिजाइन स्पीड। डिजाइन स्पीड के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो डिजाइन स्पीड क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंस है डिजाइन स्पीड की इन हाईवे जियोमेट्रिक डिजाइन। सो इन इंडिया डिफरेंट स्पीड स्टैंडर्ड हैव बीन असाइंड फॉर अ डिफरेंट क्लास ऑफ रोड। अलग अलग क्लास ऑफ रोड के साथ डिफरेंट स्पीड स्टैंडर्ड भी यहाँ पे इंडिया में असाइन किए हुए हैं। उसके साथ साथ डिजाइन स्पीड में भी मॉडिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द टेरेन कंडीशन। उसके साथ साथ जो अलग अलग टेरेन कंडीशन है इंडिया में, प्लेन है, रोलिंग है या तो हिली रीजन है, उसके साथ साथ उन तीनों में से डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन स्पीड को मॉडिफाई किया गया है। वो डिपेंड करेगा कि टेरेन की कंडीशन क्या है। प्लेन के लिए कम, रोलिंग के लिए मीडियम और हिली रीजन के लिए हाई, उसके हिसाब से चेंजेस आते जाते हैं। सेकंड पॉइंट की ब्रीफ में डिस्कशन करें तो सेकंड पॉइंट है टोपोग्राफी का। टोपोग्राफी क्या है कि जब भी हम टोपोग्राफी सर्वे करते हैं या तो टोपोग्राफी कंसीडर करते हैं कोई चीज के लिए जहाँ पे हम हाईवे कंसीडर कर रहे हैं, तो डायरेक्टली जियोमेट्रिक डिजाइन है जो डायरेक्टली टोपोग्राफी को अफेक्ट करती है। क्योंकि टोपोग्राफी वन टाइप ऑफ टेरेन क्लासिफिकेशन है। जैसे हमने टेरेन को क्लासिफाई किया प्लेन, रोलिंग और माउंटेनियस और स्टीप टेरेन, तो उसका परसेंटेज भी और उसका जो जनरल स्लोप है वो भी, कंट्री का जनरल स्लोप है वो भी जियोमेट्रिक डिजाइन के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जो डायरेक्टली स्पीड पे अफेक्ट करता है। सो क्लासिफाई बेस्ड ऑन द जनरल स्लोप ऑफ द कंट्री। जनरल स्लोप ऑफ द कंट्री का क्लासिफिकेशन करे सो तो वो है प्लेन टेरेन। लेस देन 10% होगा तो उसको हम प्लेन टेरेन बोलेंगे। रोलिंग टेरेन 10 to 25% होगा तो उसको हम रोलिंग टेरेन बोलेंगे।
माउंटेनियस टर्रेन की जो स्टीपनेस है वो 25 से 16% होगी, तो हम उसको माउंटेनियस टर्रेन बोलेंगे। और अगर जो आपकी स्टीपनेस है वो ग्रेटर देन 16% होगी, तो आपका जो टर्रेन है उसको हम स्टीप टर्रेन डायरेक्टली बोलेंगे। तो जो आप लैंडस्केप देख रहे हो इंडिया में या तो जो भी कंट्री में आप स्लोप या लैंडस्केप देख रहे हो उसकी साइज लेस देन 10% है तो वो प्लेन टर्रेन है, और ग्रेटर देन 16% है तो वो स्टीप टर्रेन है। उसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्टर है ट्रैफिक फैक्टर, जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है जियोमेट्रिक डिजाइन को। जियोमेट्रिक डिजाइन जो है उसमें जो शार्प कर्व्स है, टर्निंग रेडियस है, सुपर एलिवेशन है, वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है ट्रैफिक को। जैसे जैसे व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ जाएंगे, रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ जाएंगे, उसके साथ हैवी जियोमेट्रिक डिजाइन है वो भी ट्रैफिक फैक्टर को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। सो हम देखते हैं ट्रैफिक फैक्टर्स के बारे में। तो ट्रैफिक फैक्टर कौन कौन से? तो व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक एंड ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोड यूजर। तो रोड यूजर है उनकी ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक जो ज्योमेट्रिक डिजाइन को अफेक्ट करेगी। व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक है जो स्टैटिक और डायनेमिक है। स्टैटिक जो फिक्स है और डायनेमिक है जो एक्सेलरेशन स्पीड है वो मूव होती रहती है। दूसरी चीज रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक है जो साइकोलॉजिकल, फिजिकल और मेंटल कंडीशन है रोड यूजर की, वो भी डायरेक्टली ट्रैफिक फैक्टर है और वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन। दूसरी चीज डिफरेंट व्हीकल क्लास है और डिफरेंट स्पीड एंड एक्सेलरेशन कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंट डायमेंशन एंड वेट। हमने ऑलरेडी देखा कि व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक के अलग अलग क्लास की बात करें तो अलग अलग व्हीकल के साथ अलग अलग स्पीड है, अलग अलग एक्सेलरेशन है और अलग अलग डायमेंशन के साथ अलग अलग वेट है, जो डायरेक्टली हैवी ज्योमेट्रिक डिजाइन को अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई हाईवे डिजाइन कर रहा हूँ जिसमें मैक्सिमम वेट है, तो वो डिजाइन के लिए जो मैक्सिमम वॉल्यूम ट्रैफिक वॉल्यूम है तो वहाँ पे मैक्सिमम वेट होगा, ट्रक है इन सबों का वेट ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से जो मैक्सिमम लोड आएगा मेनली स्टैंडर्ड एक्सेल में वो डायरेक्टली पेमेंट सर्फेस पर आएगा, और उसकी वजह से हम जो पेमेंट डिजाइन कर रहे हैं उसकी थिकनेस रखेंगे वो ज़्यादा रखेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे ना किसी टाइप का डिस्ट्रेस या डेप्रेशन ना हो। तो ऐसे एक एग्जांपल दिया है कि वेट का मैंने, उस हिसाब से वो जो ये सब फैक्टर है वो डायरेक्टली ट्रैफिक जियोमेट्रिक या तो हाईवे जियोमेट्रिक को अफेक्ट करते हैं। थर्ड फैक्टर है ह्यूमन फैक्टर इंक्लूड द फिजिकल मेंटेनेंस, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राइवर एंड पेडेस्ट्रियन आर आल्सो अफेक्ट द ट्रैफिक फैक्टर, एंड दिस ट्रैफिक फैक्टर आर डायरेक्टली अफेक्टेड टू द डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ द हाईवे जियोमेट्री। Then next point is which is directly affected to the heavy geometric design. These are design overlay volume and capacity. Basically, traffic flow fluctuation with time. ट्रैफिक फ्लो है वो टाइम के साथ चेंजेस होता रहता है, उसमें फ्लक्चुएशन आते रहते हैं। सो लो वॉल्यूम ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर टू द हाईएस्ट वैल्यू ड्यूरिंग द पीक आवर वॉल्यूम। तो जो जो ऑफ पीक आवर है, फॉर एग्जांपल नून का आवर है और डे नाइट आवर है, तो वो सब ऑफ पीक आवर है, वहाँ पे जो वॉल्यूम आपको मिलेगा वो लो मिलेगा। हालांकि जो मॉर्निंग है या तो इवनिंग पोर्शन है वहाँ पे आपको पीक आवर मिलेगा, क्योंकि वो पीक आवर वैल्यू है, तो वहाँ पे जो ट्रैफिक मिलेगा वो हाईएस्ट मिलेगा। It is uneconomical to design the roadway for peak traffic flow. So peak traffic flow के हिसाब से हम डायरेक्टली डिजाइन करें तो वो भी अनइकोनॉमिकल रहेगा। So ये फैक्टर को ध्यान में रख के जो ट्रैफिक फ्लो में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम डिजाइन अवेलेबल वॉल्यूम या तो कैपेसिटी में डिवाइड करके हम ज्योमेट्रिक डिजाइन में चेंजेस ला सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर है जो भी डायरेक्टली ज्योमेट्रिक डिजाइन को अफेक्ट करेंगे। उसमें है एस्थेटिक, लैंडस्केपिंग, एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। Those all are directly affected to the geometric design and highway geometric design. Third point of our today discussion is pavement surface characteristic. क्या है पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक? हमने ऑलरेडी रोड सरफेस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात किया, अब पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक के बात करते हैं। जो हाईवे का पेमेंट है, जो हाईवे पेमेंट है, जो अपर सरफेस है, वो एक्चुअली दो टाइप्स में डिवाइड है, एक है फ्लेक्सिबल और दूसरा है रिजिड। फ्लेक्सिबल पेमेंट तो बिटुमिनस का मटेरियल यूज हुआ है, जबकि रिजिड पेमेंट में आरसीसी यूज हुआ है। उसके अलावा जो अर्थ रोड है और अदर सरफेस रोड है वो भी बहुत सारे हैं। सो पेमेंट सरफेस डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ पेमेंट विच इज डिसाइड बेस्ड ऑन द, so
पेमेंट सरफेस किस पे डिपेंड करता है, तो वो टाइप्स ऑफ मटेरियल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर पेमेंट सरफेस डिपेंड करता है। तो उनमें से पहली चीज़ आती है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, कि आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल है उसका पेमेंट कर सकता है। स्टोन इजीली अवेलेबल है तो स्टोन का डब्ल्यूपीएम हो, बिटुमिनस है फ्लेक्सिबल पेमेंट, जो नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे बनाते हैं कंपल्सरी बिटुमिनस रोड होते हैं, वो फ्लेक्सिबल पेमेंट होते हैं। उस हिसाब वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ ट्रैफिक, आपका वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ ट्रैफिक किस हिसाब से, अगर हायर ट्रैफिक है और हायर वॉल्यूम है तो उसके हिसाब से पेमेंट टेक्निक ज़्यादा होनी चाहिए, उसके हिसाब से पेमेंट मटेरियल अलग होता है और पेमेंट सर्विस कंडीशन अलग होती है। सॉइल अपग्रेड, कि आपका आपका जहाँ पेमेंट लेयर है, जहाँ पे पेमेंट लेयर लाइन होता है या तो जहाँ पे पेमेंट लेयर लोड होता है, तो उसके नीचे सॉइल होता है और जो सॉइल होती है उसको हम सबग्रेड सॉइल बोलते हैं, वो एक्चुअली कॉम्पैक्टेड सॉइल है। सो सॉइल सबग्रेड का कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग टाइप्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्लासिफिकेशन हम सॉइल्स में देखते हैं, वो सेटलमेंट और अदर अफेक्ट करता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, तो सॉइल सबग्रेड भी उतना इम्पोर्टेंट है। क्लाइमेटिक कंडीशन, कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी एंड कोस्ट कंसिडरेशन, अगर कोस्ट भी उतने हिसाब से होता है तो इकोनॉमिकल कंडीशन को ध्यान में रख के हम कोस्ट के हिसाब से पेमेंट सर्विस बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज के हिसाब से पेमेंट सर्विस बनाते हैं और क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से पेमेंट सर्विस बनाते हैं। अगर कोई हिली रीजन है या तो वहाँ पे मानसून वाला रीजन है या तो ठंडा कोल्ड एटमोसफेयर वाली कंडीशन है, तो उसकी जगह पे पेमेंट सर्विस डिफरेंट होगा। The importance of the surface characteristic are friction, pavement unevenness, light reflecting characteristic and drainage of surface water। अब सिर्फ इन चार कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक है, वो डायरेक्टली हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन को भी अफेक्ट करती है। वो है फ्रिक्शन, पेमेंट में जो अनइवननेस है वो। थर्ड है लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, जो पेमेंट से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसके इफेक्ट। और ड्रेनेज ऑफ सरफेस वाटर, कि जो सरफेस वाटर है उसका ड्रेनेज कितनी जल्दी होता है, और ड्रेनेज ऑफ सरफेस वाटर। तो ये चार चीज़ें और ये चार कैरेक्टरिस्टिक है, वो पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। फ्रिक्शन की बात करें तो हमारा जो व्हीकल है उसका जो व्हील बेस है, व्हील बेस जो जिस सरफेस पे मूव कर रहा है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब सडनली हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक के साथ साथ दो चीज़ें होती है, वो है स्किडिंग एंड स्लिपिंग। स्किडिंग वो है व्हेन द पाथ ट्रैवल अलोंग द रोड सरफेस इज मोर देन द circum movement of the wheel due to the due to that location, and other one is when a wheel resolve more than the corresponding longitudinal movement along the road। तो ये दोनों चीज, movement of the wheel due to that rotation, and other one is a slipping when a wheel resolve more than the corresponding longitudinal movement along the road। So skidding and slipping जो directly friction को affect करती है। Then factor affecting the friction of skidding resistance are types of pavement surface, अगर rigid surface है, flexible है या तो और surface है। Roughness of the pavement, roughness ज़्यादा है तो skidding उसके हिसाब से होगा। Condition of the pavement, wet और dry, wet surface और dry surface, अगर wet surface है तो वहाँ पे स्लीपिंग ज़्यादा देखने को मिलेगा। Types and condition of tire, speed of the vehicle, brake efficiency, load and tire pressure, and temperature of the tire and pavement। तो इन सब चीज़ें हैं, ये सब फैक्टर है वो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं और इन सब चीज़ों की वजह से फ्रिक्शन होता है। दूसरी चीज, स्मूथ एंड worn out टायर ऑफर a higher friction factor on a dry pavement, but new tire with good tread gives a higher friction factor on a wet pavement। IFC recommended the longitudinal coefficient of the friction varies 0.35 to 0.4 and lateral coefficient friction is 0.15। यहाँ पे स्लीपिंग और स्किडिंग जैसे टायर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं ड्यूरिंग, और इस हिसाब से वेट कंडीशन में फ्रिक्शन हो रहा है यहाँ पे दिखाया गया है। ये फ्लडेड रनवे है और टायर लिप क्लियर ऑफ रनवे, तो रनवे की वजह से, फ्लडेड की वजह से जो टायर का लिफ्टिंग हो रहा है डायनेमिक और प्रेशर के साथ, तो वो यहाँ पे दिखाया गया है। बेसिकली जो एफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन है, वो किस किस पे वराइज करता है। अगर वो लॉन्जिट्यूडिनल है तो वो है 0.35 से 0.44 तक वेराइज करता है, जबकि लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन है वो फिक्स है, वो 0.15। अब बात करते हैं पेमेंट अनइवननेस की।
जो पेमेंट का अपर सरफेस है, जो अपर लेयर है, वो बिटुमिनस सरफेस होता है और आरसीसी सरफेस होता है। सो हायर ऑपरेटिंग स्पीड आर पॉसिबल ऑन इवन सरफेस देन अनइवन सरफेस। सो जो हायर ऑपरेटिंग स्पीड है व्हीकल की, जो इवन सरफेस पे होती है, वो हायर होती है ग्रेटर देन टू अनइवन सरफेस, कंपेयर टू अनइवन सरफेस। अनइवन सरफेस से कंपेयर करें तो जो इवन सरफेस है वहाँ पे स्पीड हायर होती है। एंड इट अफेक्ट व्हीकल ऑपरेशन कोड, कंफर्ट एंड सेफ्टी, फ्यूल कंजप्शन एंड वियर एंड टियर ऑफ द टायर एंड अदर मूविंग पार्ट। इन सबको पता है अगर सरफेस अनइवन है तो व्हीकल का जो ऑपरेशन कोड है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, व्हीकल उसके साथ साथ आपको जो राइडिंग कंफर्ट है वो नहीं मिलेगी, उसके साथ साथ सेफ्टी इश्यू भी रहेगा। ठीक है, उसके अलावा फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा, आप लेट डिले होगा और व्हीकल स्लो चलेगा तो व्हीकल की स्पीड, ऑपरेटिंग स्पीड कम रहेगी तो फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा रहेगा। उसके अलावा वियर एंड टियर ऑफ द टायर एंड अदर मूविंग पार्ट्स भी अफेक्ट करेंगे। सो इट्स कंपल्सरी मेजर बाय द इक्विपमेंट कॉल इंटीग्रेटर। तो यहाँ पे एक बम्प इंटीग्रेटर करके एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ हम जो पेमेंट सरफेस है उसमें कितनी अनइवननेस है उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं या इसको हम मेजर कर सकते हैं। और वो जो मेजर की टेक्निक है वो क्या है कि ये जो इंटीग्रेटर इंस्ट्रूमेंट है इज द क्यूमुलेटिव मेजर ऑफ वर्टिकल अनड्यूलेशन ऑफ द पेमेंट सरफेस recorded per unit horizontal line। पर यूनिट हॉरिजॉन्टल लाइन में वो वहाँ पे रिकॉर्डिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल 250 centimeter per kilometer for speed of 100 kilometer per hour and more than 350 centimeter per kilometer considered very unsatisfactory even at a speed of 15 kilometer per hour। और उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज है अनइवननेस ऑफ द पेमेंट सरफेस may be caused by inadequate compression of the field, separate and pavement layer, unscientific construction practice, including the use of filter stone and brick as soiling coats over the loose separate soil, use of inferior pavement material, improper surface and subsurface drainage, improper construction machinery and poor maintenance। इन सब चीज़ों की वजह से अनइवननेस आपको ज़्यादा दिखेगा पेमेंट सरफेस। उसके बाद यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट का फोटो दिखाया गया है वो है पंप इंडिकेटर, जो यहाँ पे सरफेस की पेमेंट अनइवननेस हम फाइंड करेंगे उसके साथ साथ। उसके अलावा कोई और भी इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बेंटलमैन बीम डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जो पेमेंट का डिफ्लेक्शन फाइंड करता है। उसके अलावा अभी जो मॉडर्न टेक्निक है उसमें फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर भी है, जो पेमेंट में पेमेंट सरफेस का डिफ्लेक्शन फाइंड करके उसकी थिकनेस डिजाइन में बहुत ही हेल्पफुल है। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेमेंट सरफेस जो अफेक्ट करती है वो है लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। So in night, visibility very much depending upon the light reflecting characteristic of the pavement surface। Night visibility है वो बहुत dependent होती है light reflecting characteristic पे। So the glare caused by the reflection of headlight is high on a wet pavement surface than on a dry pavement, particularly in case of flat top pavement or flexible pavement। So, light color or white pavement or rigid pavement surface gives the good visibility at the night, particularly during the rain, and produce glare or eye strain during bright sunlight। तो ये दो चीजें हैं। अगर glare causes by the reflection of headlight है तो वहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली हेडलाइट इज हाई ऑन द वेट पेमेंट सरफेस। तो वेट पेमेंट सरफेस है तो वहाँ पे जो हेडलाइट की वजह से जो आपका ग्लेर है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे compared to then dry surface। Then on dry pavement, particularly in case of black top pavement of or flexible pavement, और जो dry pavement है वो basically flexible pavement होता है। लाइट कलर और वाइट पेमेंट जो है वो रिजिड पेमेंट में होता है। तो वहाँ पे जो विजिबिलिटी है गुड विजिबिलिटी होती है और नाइट पर्टिकुलर ड्यूरिंग द रेन एंड प्रोड्यूस ग्लेयर ऑफ आई रेन ड्यूरिंग ब्राइट सनलाइट, और ब्राइट सनलाइट और इन सब कंडीशन में वो इफेक्टिव है। सो आज हमने डिस्कस किया पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। उसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ द जियोमेट्रिक डिजाइन, डिजाइन कंट्रोल एंड क्राइटेरिया एंड पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आज डिस्कस किया। ठीक है, तो इन तीन पॉइंट पे आज हमने यहाँ पे जो हमारा यूनिट है
यूनिट टू हैवी ज्योमेट्रिक डिजाइन में जो लेक्चर नंबर 4 है आज का यूनिट 2 का, जो हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन के साथ साथ हमने इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन, डिजाइन क्राइटेरिया एंड कंट्रोल एंड पेमेंट सर्फेस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की। सो आज के लिए इतना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन की नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 2 हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन लेक्चर नंबर 5 में हम हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट के बारे में डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।